वंस अगेन वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका इंग्लिश विद आदर्श में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिन भी विद्यार्थियों को फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट फॉर्म यानी वर्ब की जो सही फॉर्म होती है वो फिल करने में परेशानी होती है या वाक्य सेंटेंस समझ में नहीं आते हैं, उनकी प्रॉब्लम आज के बाद ये समस्या हल होने वाली है और उन्हें कभी भी ऐसे वाक्यों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आपको करेक्ट फॉर्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से उन वाक्यों को बना पाओगे। लेकिन आप भी मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप ये कक्षा अंत तक देखेंगे और इसे पूरी देखेंगे। और यदि आप इस वीडियो को, इस कक्षा को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूँ कि आपको आगे कभी भी फ्यूचर के अंदर करेक्ट फॉर्म के सेंटेंस में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ये वीडियो कौन सी कक्षा के लिए? तो ये वीडियो ऑल क्लासेस के लिए, जैसे 9, 10, 11, 12 सब क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनके भी ये टॉपिक सिलेबस में है, चाहे वह 11th हो, चाहे वह 10th हो, चाहे वह 9th हो, चाहे वह कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह कोई सा भी बोर्ड हो, किसी भी राज्य का बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, जिनके भी टॉपिक ये सिलेबस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, उनके इस वीडियो को देखने के बाद में ये कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बिना देरी किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स क्या होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखो, आज तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आई हो, चाहे आप कभी भी वर्ब का उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज़ करनी है, या आपको सेंटेंस का पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से टेंस का है, तो ये वीडियो आप देखिए। डेफिनेटली आपकी ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो ये आपके डाउट्स आते हैं, वो आज क्लियर हो जाएंगे। और वैसे इसको कोर्स को करवाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आज मैं कम टाइम के अंदर आपको ये कोर्स अच्छे से करवा दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपके लिए लेके आऊँ, कुछ ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँ, जिनकी सहायता से आप आसानी से चुटकियों में ये पता कर लोगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म यानी किसी वर्ब की करेक्ट फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती है वो आप देखते हो, एक प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, या आपकी लैंग्वेज में बात करें फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, फिर थर्ड फॉर्म आती है, और फिर एक आईएनजी फॉर्म आती है। इस प्रकार से वर्ब की फॉर्म्स होती है। उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आती है, और ये मेन वर्ब यानी कि एक तो मुख्य क्रिया होगी आपकी मेन वर्ब, और एक होगी हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, और एम वी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी जो टेंस होती है उसके अनुसार ये वेरी करती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये वाक्य कौन से टेंस का सेंस करवा रहा है, कौन से टेंस का बोध करवा रहा है, तो हम आसानी से उस वाक्य के अंदर उस टेंस के रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर हिंदी के अंदर तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, परंतु जैसे ही उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है कि हम ये पहचान नहीं पाते कि इंग्लिश सेंटेंस जो दिया है वो कौन से टेंस का है। तो वो भी मैं आपको पहचानना बताऊंगा कि कैसे पहचाना जाता है, कैसे आप उस वाक्य को देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन से टेंस का। 99.99% आपका आइडिया एकदम सही बैठेगा और आप आसानी से उसको फिल कर पाओगे। उसके लिए आपको टेंस की वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेबल दे रखी है, ये टेबल्स देख लीजिएगा। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टेबल को मैं एक बार पुनः वीडियो के अंत में बताऊंगा, ताकि आप आसानी से इसको मैं समझा दूंगा, और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी से ये याद रहे। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम करेक्ट फॉर्म्स के रूल्स और ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इस टेबल में आएंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जनरली आइडिया होगा कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। नहीं आती है तो भी ये टेबल मैं अंत में दूंगा आपको, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टेंस आता है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर प्रेजेंट इनडेफिनेट तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना। तो बच्चों, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यानी आपको क्या होता है कि जैसे कहीं पे भी कोई वाक्य दिया हुआ है, जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये वाक्य दिया है, ही डैश 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 कम टू सी मी एवरी मंथ, और आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको उचित वर्ब यानी कि एक्यूरेट वर्ब फिल करनी है। तो ये एक्यूरेट वर्ब आप कैसे फिल करोगे? कम की जगह यहाँ पे कम आएगा, इज कमिंग आएगा, हैज़ कम आएगा, केम आएगा, क्या आएगा, विल कम आएगा, सेल कम आएगा, क्या आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। यानी जो भी रिक्त स्थान आपको दिया जाता है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जाता है, उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, उस ब्लैंक्स के अंदर आप
वर्ब की उचित फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, ये आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव या एवरी क्लास के अंदर हम ये अगर बात करें तो आप देखिएगा हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देखिएगा सबसे पहला जो ट्रिक है, जो अपने इस कक्षा का जो सबसे पहला ट्रिक है बच्चों, वो क्या है देखिएगा। डेली, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, एवरीडे, मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर आदि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। यानी आपको यदि किसी वाक्य के अंदर डेली दिया है, ऑलवेज दिया है, नेवर दिया है, यूजुअली दिया है, सेल्डम दिया है, ऑफन दिया है, रेयरली दिया है, समटाइम्स दिया है, या फिर एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी आवर, ये सब शब्द दिए हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल का ही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का ही होगा। क्यों होगा बच्चों? तो यहाँ देखिएगा, पहले मैंने ट्रिक बताई, अब मैं आपको समझाना चाहूँगा। डेली, डेली का अर्थ क्या होता है? रोजाना। ऑलवेज, ऑलवेज का अर्थ क्या होता है? हमेशा। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं मतलब पहले भी नहीं, आज भी नहीं और आगे भी नहीं। यूजुअली यानी सामान्यतः। सेल्डम का अर्थ भी यही होता है, मनाही के अर्थ में आता है, सामान्यतः मना करने के अर्थ में। ऑफन, प्राय, रेयरली, मुश्किल से। तो ये जो शब्द है इनको ध्यान से देखिएगा। डेली, रोजाना, रोजाना यानी निरंतरता को बता रहा है। जो कल कार्य आपने किया वही आज आप करोगे और परसों भी वही करोगे, आने वाले दिन में भी वही करोगे। यानी उस कार्य की आपकी क्या है? रोजाना, यानी नित्यता या निरंतरता को बता रहा है कि मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ। डेली, डेली यानी कि ये निरंतरता को बताता है। और जो कार्य निरंतर होता है वो प्रेजेंट सिंपल का होता है। जैसे मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ, मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ, मैं रोजाना खाना खाता हूँ, ये नित्य होने वाले कार्य हैं, इसमें रोजाना शब्द आता है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल का हो गया। ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, आदतन क्रिया है। फिर भी आप देखोगे तो ये एक मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, तो इसमें आप देखोगे कि हमेशा ही, हमेशा यानी कि पहले भी आप सत्य बोलते थे, आज भी आप सत्य बोलते हो और आने वाले दिनों में भी आप सत्य का ही पालन करोगे। तो ये निरंतरता को दिखाने वाले शब्द है। ये जो भी शब्द आपके सामने दिए गए ये वाक्य की निरंतरता को दिखाते हैं, यानी ये वाक्य निरंतर ऐसे ही होगा। तो ये निरंतरता जो कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी या निरंतरता हम जो बोले, ये प्रेजेंट सिंपल का गुण है। प्रेजेंट सिंपल का गुण होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये सारे शब्द जिस भी वाक्य में दिए हो, ये वर्ड्स वो प्रेजेंट सिंपल का बोध करवाता है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं कम समय में आपके अच्छे से अच्छे नियमों को करवाना चाहता हूँ। अब आप यहाँ देख चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने आपको बता दिया है। और जो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है उसकी टेबल मैं लास्ट में दूंगा आपको, लेकिन आप यहाँ देखिए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग होता है? एस या ई एस का। एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, ये सब हम विस्तार से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम नियमों की चर्चा करेंगे, रूल्स की चर्चा करेंगे, कौन कौन से रूल्स होते हैं और कैसे ये कार्य करते हैं। फिर आगे देखिएगा, इसमें कभी कभी डू और डज यानी नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर डू और डज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। ये कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये 2 तरीके के होते हैं, हमने देखा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया है, ही डैश 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 कम टू सी मी एवरी मंथ। ही डैश 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 कम टू सी मी एवरी मंथ। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको एवरी प्लस मंथ दिया है। तो इस जिस भी वाक्य में एवरी प्लस मंथ, डे, वीक ऐसा कुछ दिया हो, तो उस वाक्य के अंदर आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा, और ये वाक्य साधारण है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस या ई एस। तो ब्रैकेट के अंदर वर्ब क्या दे रखी है बेटा? कम। तो क्या फिल कर दिया आपने? कम। और उसके साथ एस या एस कब लगता है? जब वो सिंगुलर हो, एक वचन हो। तो ही के साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, क्योंकि ही एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम्स। अगला देखिए, अगले वाक्य में डेली दिया है, यही बोध करवा रहा है। इसमें भी प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट सिंपल की मेन वर्ब आएगी। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या कहती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, यानी गो के साथ एस या ई एस। क्या गो के साथ एस या ई एस लगेगा? वो निर्भर करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यू क्या है? एक वचन है या बहुवचन? तो आप ध्यान रखिएगा कि यू को हमेशा बहुवचन की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हम गो के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आगे अगले वाक्य में, नेक्स्ट वाक्य में आपके ऑलवेज दिया है। ऑलवेज यानी कि हमेशा। माई फादर ऑलवेज डैश 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 टी इन द मॉर्निंग। तो याद है ना आपको प्रॉमिस, कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आज की कक्षा के अंदर मैं आपकी ये करेक्ट फॉर्म पूर्णतः एकदम अच्छे एक्यूरेट तरीके से करवा के जाऊंगा। और आपने प्रॉमिस किया कि आप इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, साथ ही लाइक बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर इस वीडियो के बारे में अपनी राय लिखेंगे।
माई फादर ऑलवेज टी इन द मॉर्निंग, माई फादर ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऑलवेज आया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब आपको यहाँ देखना है कि जो टेक है वो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ देखेंगे आपकी ऑलवेज दिया है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ऑलवेज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? टेक आएगी। माई फादर एक वचन है तो एस या ई एस में से क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे। तो माई फादर ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग। इससे अच्छे भी एग्जाम्पल, ये अच्छे एग्जाम्पल है और इनसे भी एडवांस लेवल के एग्जाम्पल मैं अगली कक्षा में आपके लिए लेके आऊँगा। आज सिर्फ आप नियमों की चर्चा कीजिए और कुछ एग्जाम्पल समझिए। जैसे ही आपको ये नियम अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे और ये नियम अच्छे से याद हो जाएंगे, उसके बाद हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। दूसरी जो ट्रिक कहती है, दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ बोलो या इटर्नल ट्रुथ बोलो, वो वाले वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, साइंटिफिक ट्रुथ हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, चलो देखते हैं। शाश्वत सत्य किसे कहते हैं या सार्वभौमिक सत्य किसे कहते हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछूं सूर्य कौन सी दिशा के अंदर उदय होता है तो आप कहोगे सर पूर्व के अंदर। मैं अगर आपसे बोलूं कि सूर्य कौन सी दिशा के अंदर अस्त होता है तो आप बोलोगे सर पश्चिम के अंदर। जो आप में से उत्तर और दक्षिण बोलेगा वो गलत बोलेगा, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है कि नहीं? सही है ना ये, कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदित होता है, राइज होता है, और पश्चिम के अंदर सेट होता है। तो क्या आप में से किसी व्यक्ति के अंदर ये पावर है कि आप इस चीज़ को बदल सकते हैं? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या आप में से किसी में इतनी पावर है कि आप इस चीज़ को बदल सकते हैं कि आप में से कोई एक दिन उठे और बोले नहीं मैं तो आज सूर्य को उत्तर दिशा के अंदर देखना चाहता हूँ कि यहाँ से सूर्य निकले? तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि ये जो वाक्य है ये शाश्वत सत्य है, ये हमेशा सत्य ही रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकता। या आप में से किसी में इतनी पावर है कि आप बोलो कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ आज से चक्कर नहीं लगाएगी, आज से सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। या फिर आप कह दो नहीं पृथ्वी आज के बाद चक्कर नहीं लगाएगी, पृथ्वी अपनी ही जगह यथावत रहेगी। तो क्या ये होगा कि पृथ्वी परिक्रमण करना छोड़ देगी? नहीं, पृथ्वी हमेशा परिक्रमण करेगी। तो वो शाश्वत सत्य है। यानी ऐसे सत्य, ऐसे फैक्ट, ऐसे वाक्य जिनको आप नहीं बदल सकते, आप क्या, मैं भी नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, उन्हें शाश्वत सत्य कहते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य वाले वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं, जैसे अगर किसी पेड़ से कोई फल गिरेगा तो वो नीचे की ओर गिरेगा, कभी ऊपर की ओर नहीं जाएगा। अगर आपने कोई पत्थर हवा में उछाला तो वो भी पुनः धरती की ओर आएगा, आसमान में या अंतरिक्ष में नहीं चला जाएगा। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, इनके पीछे कुछ ना कुछ प्रकृति के नियम लगते हैं, नेचर्स के लॉ लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल आप जो पढ़ते हो, इस प्रकार से जो कुछ नियम लगते हैं। साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी इतने डिग्री के ऊपर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ इतने डिग्री के अंदर पानी में परिवर्तित हो जाता है। ये सब साइंटिफिक फैक्ट है, ये सब वैज्ञानिक तथ्य है। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का अर्थ सीधा सा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या फिर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला वाक्य देखिएगा, हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं, हैबिचुअल, हैबिट हो जाना, हैबिट यानी जो आप में से कोई रमेश सुरेश जो भी है वो आप बोले कि मैं तो झूठ बोलता हूँ, ये आपकी हैबिट हो गई है, ये आपकी आदत हो गई है आपकी झूठ बोलने की। मैं बहुत सोता हूँ, ये आपकी हैबिट हो गई है। तो ये जो हैबिचुअल एक्शन है इनमें भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी आप यहाँ अपने सामने देख पा रहे हैं ट्रिक, यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर इटर्नल ट्रुथ जो होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। तो आप देख पा रहे हैं द सन इन द ईस्ट, ईस्ट कौन सा होता है? पूर्व दिशा को बोलते हैं। तो सन हमेशा पूर्व दिशा में उदित होता है, ये शाश्वत सत्य है। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल होगा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। तो सूर्य एक ही है तो राइज के पीछे क्या लगा देंगे? एस या ई एस। तो ये एस या ई एस किसके पीछे लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के पीछे, और प्लूरल सब्जेक्ट के पीछे एस या ई एस नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब वर्ब के पीछे लगता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे लगता है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसकी वजह से वर्ब के पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा। अगला वाक्य देखिएगा, द अर्थ मूव्स राउंड दी सन। यहाँ देखिए अराउंड लिख सकते हो, राउंड लिख सकते हो। तो आपने देखा कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ मूव करती है, घूमती है राउंड चारों तरफ। तो आप देखिएगा ये भी शाश्वत सत्य है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपको पता है कि अर्थ जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। एस कहाँ लगता है? ई एस कहाँ लगता है? वे वर्ब जिनके पीछे एक्स दिया हो, सी एच दिया हो, ओ दिया हो, इस प्रकार से एस एच दिया हो, इस प्रकार से कुछ ऐसी वर्ब, ऐसी क्रियाएं जिनके पीछे एस एच, एक्स, सी एच, ओ,
ट्रिपल एक्स, इस प्रकार से कुछ दिया होता है तो उनके पीछे ईएस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ईएस का। अन्यथा उन सब के पीछे, बाकी शेष बची वर्ब के पीछे एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा वॉश, तो ये वॉश जो है इसके पीछे ईएस का प्रयोग होगा। मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा मैक, तो यहाँ पे ई आ गया तो एस का ही प्रयोग होगा। मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा जंप, तो आपने देखा पी है तो एस का ही प्रयोग होगा। मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा, और भी काफ़ी वर्ब है जिनके पीछे आप ऐसे देख सकते हो। अगली ट्रिक पे आइएगा। अगली ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। यदि किसी रिक्त स्थान के बाद कॉम्प्लीमेंट हो तो वहाँ आवश्यकता अनुसार इज, आर, ए या एम का प्रयोग होता है। कॉम्प्लीमेंट से क्या संबंधित है? यदि मैं कहूँ कि तुम एक स्टूडेंट हो तो ये तुम्हारा एक कॉम्प्लीमेंट हो गया कि तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारी एक तरह से उपाधि सी हो गई है। मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, या मैं कहूँ कि राजेश जो है वह एक डॉक्टर है, या मैं ये कहूँ कि सुरेश जो है वह एक मेडिकल स्टूडेंट है, या फिर उसको कोई भी उपाधि दे दीजिए, वह एक क्रिकेटर है, तो वो उसकी जो उपाधि हो गई, जो उसका कार्य प्रोफेशनल जो वहाँ पे जुड़ रहा है, उसका प्रोफेशन जुड़ रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो रिक्त स्थान के बाद जब भी कॉम्प्लीमेंट दिया होता है, जो जब भी प्रोफेशन दिया होता है, तो उससे पहले आवश्यकता अनुसार इज और एम और आर का प्रयोग करते हैं। ये रूल आपका तीसरा रूल है, ये आपकी तीसरी ट्रिक है। तो आप कहोगे तो मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग भी ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितने अच्छे से इन ट्रिक से आएगा, और ये कभी भी आपके वाक्य गलत नहीं होंगे। तो आप देखिएगा इज, एम और आर, यानी जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो, जैसे यहाँ देखिए रिक्त स्थान के बाद टीचर दिया है, उसका प्रोफेशन दिया है कि ये ही कौन है, यहाँ आई कौन है, उसका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर है, तो इनमें हम आवश्यकता अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि कैसी आवश्यकता? कम भूख है, ज़्यादा भूख है, इस प्रकार से आवश्यकता नहीं। आवश्यकता देखी जाती है सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इज का प्रयोग करोगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर का प्रयोग करोगे, यदि सब्जेक्ट आई दिया है तो एम का प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो आप ये दो एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हो, और बोर्ड में सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे। अगला वाक्य देखिए, अगला ट्रिक देखिए। जब भी आपको किसी वाक्य में मॉडल दिए हो, यानी आपके एग्जाम के अंदर या आपकी कोई भी एक्सरसाइज जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर जब भी आपको मॉडल दिया हो, कैन दिया हो, कुड दिया हो, विल दिया हो, वुड दिया हो, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ओट टू, यूज टू, ये जो मॉडल्स होते हैं जिनको हम सेकेंडरी ऑक्सिलरी बोलते हैं, मॉडल्स भी हम करेंगे, उसकी क्लास भी जल्दी आएगी, उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो जब भी आपको किसी वाक्य के अंदर मॉडल्स दिए हो तो उन मॉडल के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आप ये बात हमेशा याद रखो कि जब भी आपको किसी वाक्य में मॉडल दिया हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और मैं जब भी मॉडल पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, और किसी भी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो मॉडल के जैसे ही बाद हम कोई भी वर्ब दियो उसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म करते हैं। तो आपने देखा इस वाक्य के अंदर सी कैन डैश 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 दिस वर्क, तो आप देख सकते हैं कैन दिया है तो कैन दिया है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू। योर सिस्टर्स कुड डैश 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 सम फ्रूट फॉर मी, तो योर सिस्टर कुड डैश 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 सम फ्रूट्स फॉर मी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुड और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर हम पढ़ तो रहे हैं, ये हमें नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप आदर्श क्लासेस जो है पाली जो है उसका टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। और फिर भी अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे आसानी से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो विद्यार्थी आदर्श क्लासेस पाली से नहीं एडअप है और वे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम भी ज़रूर लिखिए कि मुझे इस ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं उन्हें लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि वे उससे एडअप हो जाए और उन्हें समय समय पे जो भी सब्जेक्ट जो भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको आपके उनकी पीडीएफ आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो प्रॉमिस को याद रखिएगा कि आज आपकी करेक्ट फॉर्म अच्छे से होने वाली है, और आपका प्रॉमिस आपको याद होना चाहिए कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो को सेव करके देखो या वीडियो को लाइव देखो, उतनी ही एमबी खर्च होती है, उतना ही नेट खर्च होता है, तो इसलिए वीडियो को सेव करके देखने की मैं बाद में देख लूँगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कि आप 144 पे सेव करके देखने का प्रयास करते हो, तो वीडियो को सिर्फ लाइव ही देखो। आगे देखिए, वुड रेदर, हैड रेदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी किसी वाक्य के अंदर हैड बेटर दिया हो या फिर वुड रेदर दिया हो, तो इस प्रकार ये एक ट्रिक है। ट्रिक ये कहती है कि जब भी हैड बेटर दिया हो या वुड रेदर दिया हो तो आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। इससे एडवांस कुछ नहीं हो सकता। अगला देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी इसमें क्या आता है? तो आप देखिए, यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हो, यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हो, साथ में वाक्य वर्तमान काल में हो, तो रिक्त स्थान में इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब में बी दिया
दिया है और वाक्य के अंदर कहीं भी वर्तमान काल में होने से क्या अर्थ है बच्चों? वर्तमान काल में होने से अर्थ है, पहला तो आपको ये पहचानना है कि ब्रैकेट के अंदर बी दिया है क्या? हाँ, ब्रैकेट के अंदर बी दिया है। दूसरा आपको देखना है कि एक वाक्य क्या वर्तमान काल में है क्या? वर्तमान काल कैसे पता करेंगे सर? तो उस वाक्य के अंदर कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, या पास्ट या फ्यूचर की कोई भी हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब्स नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ देखा कि कोई भी दूसरा टेंस नहीं है तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे? इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। तो यहाँ इज आर एम नहीं दिया तो भी आपको ध्यान रखना है कि बी दिया हो और वाक्य वर्तमान में हो तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे चलिएगा, फिर आगे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब भी किसी वाक्य में स्टिल, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, लुक, इस प्रकार के कुछ वाक्य दिए हो तो उसमें हम हमेशा इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः। अच्छा, कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कॉन्टिन्यूस है। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस है। यानी ऐसा कार्य जो अभी एट द मोमेंट यानी इसी क्षण इसी पल वह कार्य यदि जारी है, वह कार्य यदि अभी चल रहा है तो उसे कंटिन्यूस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। वर्तमान में चल रहा है इसी समय तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। भूतकाल के अंदर किसी समय वह कार्य चल रहा था तो उसे पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। और आने वाले दिनों में इसी समय जब कोई कार्य चलेगा, मैं कल इसी समय आपको पढ़ा रहा होऊंगा, तो ये जो उसी समय जो कार्य जारी रहेगा तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूस कहते हैं। तो ये जो जितने भी वो आपको स्क्रीन पे शब्द दिखाई दे रहे हैं, स्टिल, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, ये सब कंटिन्यूस का बोध करवाते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस है, ये जो कंटिन्यूस का बोध करवाते हैं, ये इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो ये आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस का बोध करवा रहा है, यानी आप चिल्ड्रन एक वचन है या बहुवचन तो उसके साथ आर आएगा। क्या आएगा? आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन इसे पूरा देखिएगा। और मैं यही कहूँगा कि ऑफलाइन सेव करके ना देखिएगा, क्योंकि आप अपने सर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि वे आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप उन्हें ऑनलाइन ही देखें। अगला देखिएगा, वाइल एज के बाद इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे यदि सहायक वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो। यानी आपको कभी भी यदि वाक्य के अंदर वाइल दिया है या वाक्य के मध्य, देखिए इस ट्रिक को देखिएगा, कभी भी किसी वाक्य या किसी सेंटेंस के मध्य में WHILE वाइल दिया है या फिर एज दिया है, तो और उस वाक्य में वाइल से पहले जो सेंटेंस दिया है उसमें हमेशा आपकी क्या प्रेजेंट टेंस हो तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना है। तो यहाँ देखिए, आपने जैसे ही वाइल से पहले देखा, पहले आपने देखा कि वाइल दिया है, फिर उससे पहले देखा तो यहाँ सी दे रखा है। सी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब अगला प्रकार देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं? यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, यट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ आदि शब्द हो तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इसमें हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी ट्रिक है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कोई भी वाक्य परफेक्ट टेंस कब होता है? यानी वह पूर्ण हो चुका है, यानी कि वह पूर्ण हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, यदि आप कहीं किसी के घर जाते हैं और आपको टी ऑफर की जाती है, चाय ऑफर की जाती है कि आप क्या चाय लोगे, तो आप कहते हो नहीं मैं चाय पी चुका हूँ। क्या बोलोगे? नहीं मैं चाय पी चुका हूँ। यानी आपने बोला कि मैं ये चाय पी चुका हूँ, यानी आपका कार्य समाप्त हो चुका है। लेकिन आप दूसरी चाय क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि उस जो कार्य समाप्त हुआ है उसका प्रभाव अभी भी जारी है। यानी कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर वो चाय की डिमांड अभी नहीं है, क्योंकि आप अभी कार्य समाप्त हुआ, उसका प्रभाव जारी है, तो आप उसकी मांग नहीं करते। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि जैसे आपको कोई बोले कि क्या आपने ये मूवी देखी, तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैं ये मूवी देख चुका हूँ। तो आपने क्या बोला कि आपका कार्य समाप्त भी हो गया और आपको याद भी है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मुझे याद है ये मूवी ऐसी ऐसी थी, तो उसका प्रभाव अभी कहीं ना कहीं जारी है। तो वह होता है परफेक्ट टेंस, यानी कार्य का समाप्त होना लेकिन उसका भाव या उसका सेंस या उसका प्रभाव अभी भी जारी रहना। तो ऑलरेडी यानी कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं, जस्ट, येट, रिसेंटली, ये सब इसका बोध करवाते हैं कि वे कार्य अभी संपन्न हुआ है, तो उसमें हम परफेक्ट टेंस करते हैं। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे, और हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा वाक्य, इट इज़ फर्स्ट टाइम, इट्स सेकेंड टाइम या सेकेंड टाइम लिख सकते हो। इट इज़ फर्स्ट टाइम या फिर ये मिसप्रिंट हो गया, सेकेंड टाइम लिख सकते हो।
उसमें हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी अगर आपको वाक्य के अंदर इट इज़ फर्स्ट टाइम या इट इज़ सेकंड टाइम ऐसा कुछ दिया हो तो भी आप हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे। अब देखिए, राम इज़ नॉट एट होम, ही डैश गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। ये देखिए जस्ट नाउ, आपने पहले देखा कि जब भी नाउ दिया होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, लेकिन नाउ के आगे यदि हम जस्ट लगा दें तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो जस्ट नाउ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट नाउ आया है, तो आप क्या करोगे, हैज़ या हैव। अब आपने देखा ही है तो ही के साथ हैज़ आएगा या हैव। ही के साथ आपका हमेशा हैज़ आएगा। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट और गॉन। गॉन तो थर्ड फॉर्म होगी गॉन। अगला वाक्य देखिएगा, ऑलरेडी। जब भी ऑलरेडी दिया जाता है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो आपको पता चल गया कि इस वाक्य के अंदर ऑलरेडी। तो यहाँ देखिए बच्चों, जिन बच्चों को सेंटेंस पता ही नहीं चलता कि कौन से टेंस का है, सेंटेंस को पढ़ के वो अनुमान ही नहीं लगा पाते कि ये कौन से टेंस का है, तो उनके लिए ये ट्रिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। उन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से वो बिना उस वाक्य को पढ़े, बिना उस वाक्य को देखे आसानी से वो उनको फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। और जो बच्चे समझना चाहते हैं, जो बच्चे रियल में पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर ये तो ट्रिक्स है, लेकिन हम फिर भी इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों आती है और इस प्रकार के वाक्य में यही क्यों आता है, तो उनके लिए हमारी कुछ दिनों के अंदर मैं क्लास अपलोड करूंगा जो थोड़ी लंबी क्लासें चलेगी और उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारा आसानी से ट्रिक के साथ कैसे वाक्यों को हल किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अगला देखिएगा, इट इज़ फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा जब भी इट इज़ फर्स्ट टाइम दिया हो तो हमेशा हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकार देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देख सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में सिंस फॉर ऑल हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो रिक्त स्थान में हैज़ बीन या हैव बीन करते हैं। यानी ऐसा कोई वाक्य जो प्रेजेंट का बोध करवाए, जिसमें कोई भी पास्ट टेंस से रिलेटेड फॉर्म नहीं हो, कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड फॉर्म नहीं हो और सिंस फॉर का प्रयोग किया गया हो और उसके पास समय दिया गया हो, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्या समझते हो बच्चों, तो मेरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ इतना ही होता है, हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करना और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, हैव बीन का प्रयोग प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंस और फॉर, सर फॉर और सिंस के बाद जो टाइम दिया जाता है उसका क्या रूल है, तो आपको ये टाइम ग्रुप दिया होता है फॉर के बाद और एक निश्चित डेफिनेट टाइम दिया होता है, निश्चित टाइम दिया होता है सिंस के बाद। ये भी हम विस्तार से चर्चा जब हम टेंस करेंगे विस्तार से उसमें हम करेंगे। अभी सिर्फ आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए कि जब भी किसी वाक्य में फॉर दिया हो या सिंस दिया हो और उसके बाद टाइम दिया हो, ये कंपलसरी रूल है, ध्यान रखिएगा। सिंस और फॉर के बाद टाइम होना अति आवश्यक है। यदि सिंस और फॉर के बाद टाइम नहीं दिया तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये नोट डाल के नोट डाउन कर सकते हो आप कि किसी भी वाक्य में यदि सिंस और फॉर दिया है और उसके बाद यदि टाइम दिया है तो वह हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, माई ब्रदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, यानी इसके साथ हैज़ बीन आएगा, क्योंकि सिंगुलर एक वचन के साथ हैज़ बीन आता है और प्लूरल बहुवचन के साथ हैव बीन आता है। तो आप यहाँ पे हैज़ कुक, हैज़ बीन के साथ क्या लिख सकते, हैज़ बीन लिख के कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक और उसके साथ क्या लगा दोगे, आईएनजी, कुकिंग। मैंने यहाँ नीचे आंसर भी लिख रखे हैं तो आप आसानी से बाद में वाक्यों को वीडियो में देखना चाहिए, पीडीएफ जब आपको मिलेगी टेलीग्राम में आप वहाँ देख सकते हो। यदि दो वाक्य दिए गए हो और किसी भी एक वाक्य में समय से पहले सिंस फॉर ऑल हो तथा दूसरा वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो रिक्त स्थान में हैज़ बीन हैव बीन यही सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ दो वाक्य दिए हैं, एक वाक्य नहीं देके दो वाक्य दे दिए। जैसे ही दो वाक्य, एक वाक्य देखते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो दो वाक्य देखने में बच्चा डबल कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें कौन सा टेंस होगा, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे कौन सा करूँ। तो आपको ये देखना है कि दूसरे वाले वाक्य के अंदर कौन सा टेंस दिया है। जब आप देखते हैं कि दूसरे वाले वाक्य के अंदर प्रेजेंट टेंस दिया है, वर्तमान काल दिया है और पहले वाले वाक्य के अंदर सिंस या फॉर भी है, या दूसरे पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस दिया और दूसरे वाले वाक्य में सिंस या फॉर है, आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है, सिंस फॉर के बाद समय है तो आंखें बंद करके हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना होता है। तो आप ये नियम समझ रहे होंगे और मेरे को लग रहा है कि आपको कक्षा अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जिस भी आवश्यक बच्चे को, जिस भी नीडी बच्चे को इस प्रकार की क्लासेस की आवश्यकता है, जो इस पैंडेमिक में कोरोना काल के अंदर घर बैठे अध्ययन करना चाहता है, चाहे वह बच्चा आपके पड़ोस में हो, चाहे वह आपकी फैमिली में हो, चाहे वह कहीं का भी हो, चाहे वह आपके डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वह आपके राज्य का हो, चाहे कहीं का भी हो, जिसको आप जानते हो जिसको इस प्रकार की कक्षाओं की अति आवश्यकता है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन वीडियोस को देख करके इस पैंडेमिक टाइम के अंदर समय का सदुपयोग कर सके। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमने देखा
तो इस वाक्य के अंदर आप देखिएगा यहाँ पे हैज़ नॉट फिनिश्ड लिखा है, यानी यहाँ पे परफेक्ट टेंस है। वो भी कौन सा, हैज़ है जब भी दिया होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट दिया है यानी ये प्रेजेंट का टेंस हुआ। और यदि यहाँ सिंस के बाद समय दिया है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप आसानी से कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ रहा होगा। आगे देखिएगा, अगला नियम कहता है यदि वाक्य के बीच में सिंस हो किंतु सिंस के बाद समय नहीं दिया तो सिंस के पहले हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तथा सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। मैंने पिछले नियम में कहा था कि सिंस और फॉर के बाद समय का होना अति आवश्यक है। सिंस और फॉर के बाद समय का होना अति आवश्यक है। यदि समय नहीं दिया तो आपको इस प्रकार का वाक्य दिया होगा जो उसके समय को डिफाइन कर रहा होगा कि ये कार्य कौन से समय हो रहा है, कितने समय से हो रहा है। तो जब अगर सिंस के बाद समय को डिफाइन करने वाला सेंटेंस दिया हो तब भी हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वाक्य को ध्यान से देखिएगा, यदि वाक्य में सिंस दिया हो, यानी वाक्य दिया है आपको और वाक्य के बीच में आपको कहीं सिंस लिखा हुआ है, यानी दिए गए दो वाक्यों के बीच में कहीं सिंस का प्रयोग किया गया है और सिंस के बाद टाइम नहीं है, तो दोनों वाक्यों के अंदर आपको रिक्त स्थान का फिलअप करना होता है। तो प्रथम वाक्य के अंदर आप हमेशा हैज़, हैव, बीन का प्रयोग करोगे और सेकंड वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। मेरे हिसाब से आपको फिर से ये वाक्य समझ में आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अपना प्रॉमिस ना भूलिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर बैठे कक्षाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आपका ये पूरा दायित्व बनता है, पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस पैंडेमिक के, इस कोरोना काल के दौरान आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें और अपना ही समय का सदुपयोग करें। साथ में आपकी तरफ से वीडियो पूरा देखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगला देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, यानी प्रेजेंट के चारों टेंस की हमने बात कर ली। अब यदि बात करें पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट की, तो यदि इस प्रकार के वाक्य जिनमें येस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, मंथ, ईयर ये शब्द दिए हो, यानी ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल के अंदर निरंतर होता था, जैसे कि मैं बचपन में बहुत खेला करता था, मैं बचपन में बहुत खेला करता था, तो ये मेरा बचपन में कार्य होता था और मैं बचपन में बहुत खेला करता था, यानी भूतकाल के अंदर मैं बहुत खेला करता था। तो उस समय भी मैं निरंतर खेला करता था, यानी वहाँ पे मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जो भी है तो उसमें हर रोज़ मैं खेला करता था। या मैं बचपन में पहाड़ी इलाके में घूमने या पहाड़ों पर घूमने जाया करता था, तो ये भी मेरा एक बचपन की चीज़ हो गई और बचपन में मैं खूब ऐसे कार्य करता था। ठीक है, तो ये निरंतर कार्य होता था। मान लो कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे, तो भूतकाल में निरंतर होता था, वर्तमान काल में नहीं होकर के पिछले जो समय बीत गया उसमें, तो ये पास्ट सिंपल का वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, एगो यानी पहले, लास्ट वीक, ये जो भी शब्द जहाँ मिल जाए इस प्रकार के, इन पास्ट टाइम, इन 2000, ये 2000 की जगह कोई सा भी ईयर जो बीत गया है, 2019, 2018, 2017, 1900 ले लो, 1800 ले लो, कोई सा भी ईयर ले लो, तो वो सब पास्ट टेंस के सूचक होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस वाक्य में यस्टरडे दिया है, इस वाक्य में यस्टरडे दिया है, इस वाक्य में लास्ट मंथ दिया है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और विजिट की होती है विजिटेड। यदि वाक्य पास्ट टेंस में शुरू हो तो प्राय वाक्य पास्ट टेंस में ही चलेगा। आपको ये देखना है कि कभी कोई भी वाक्य यदि पास्ट टेंस में, यानी आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए एक सेंटेंस, उसमें आपका वाक्य यदि कहीं पे भी हल्का सा भी पास्ट का बोध करवाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वह पूरा का पूरा वाक्य फिर पास्ट में ही रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वेंट दिया है, तो वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हम जानते हैं कि टेंस के अंदर एकमात्र ऐसा टेंस है पास्ट सिंपल जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और किसी भी टेंस में नहीं आती। तो पास्ट का ही बोध करवा रहा है तो वह पूरा का पूरा वाक्य किस में होगा, पास्ट में होगा। पूरा का पूरा पास्ट में होगा तो यहाँ पे भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। अगला देखिएगा, वेन से प्रारंभ हुआ लेकिन यहाँ पे आई वॉज रीडिंग आ रहा है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस की है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हमें पता चला कि ये वाक्य पास्ट का है, तो अगला वाक्य भी पास्ट में ही होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो होता है करेक्ट फॉर्म का, इस प्रकार के वाक्य सामान्यतः हर प्रकार के एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वह स्कूल लेवल के हो, चाहे कॉलेज लेवल के हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के हो। तो आप अपने सामने देख सकते हैं, यदि आप वाक्य के अंदर इफ, एज इफ, एज थो, वुड दैट, विश, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम ये शब्द दिए हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो हमेशा क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यानी यदि किसी वाक्य के अंदर इफ दिया हुआ है, एज इफ दिया हुआ है, एज थफ दिया हुआ है, वुड दैट दिया हुआ है, आई विश दिया हुआ है, तो हमेशा उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आप इसको आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इस वाक्य के अंदर इफ दिया है, इस वाक्य के अंदर इफ दिया है, इस वाक्य के अंदर आप देख सकते हैं इट इज़ टाइम दिया है, तो इन सब प्रकार के वाक्यों के अंदर आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला टाइप देखिएगा, यदि किसी वाक्य के अंदर
कोष्टक में बी दिया है। ऐसा पहले भी एक नियम आया था, यदि किसी वाक्य में कोष्टक में नियम दिया हो और दिया गया वाक्य पास्ट टेंस का बोध करवाता हो, उस नियम में क्या था, यदि किसी वाक्य में कोष्टक में बी दिया हो और दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस का बोध करवाता हो तो उसमें इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, और इसमें हम बदलाव करके वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हैं। ये देखो ब्रैकेट में बी दिया है, वहाँ पे भी ब्रैकेट में बी दिया था, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे दे दिया जो पास्ट का बोध करवा रहा है। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे पास्ट का बोध करवा रहा है तो हम वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर आप देखो घर पे पढ़ने का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, घर पे बैठे आप जो ये डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से जो पढ़ रहे हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और बहुत ज़्यादा सही है। कैसे, जैसे अभी लेक्चर के अंदर पढ़ते पढ़ते आपको बोरियत होने लगी और आपको लगा कि नहीं मेरे को थोड़ा अब पानी की पीने की आवश्यकता है, थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है, थोड़ा घूम के आना चाहता हूँ मैं, अभी बाहर मत जाना बेटा, लेकिन थोड़ा घूमने की इच्छा हो गई, कुछ खाने की इच्छा हो गई, तो आप वीडियो को वहीं रोक करके पॉज करके अपने इस टैब को, मोबाइल को, सबको साइड में रख के, कंप्यूटर को साइड में रख करके पहले वो कार्य करके फिर वापस आके कक्षा का आनंद ले सकते हैं। ऐसी जो ये जो चीज़ें होती है वो आपको कक्षा के अंदर नहीं हो सकती कि बीच में सर रोक दे। तो अगर वीडियो जैसे लंबे होते हैं और आपको लगे कि थोड़ा मैं ब्रेक दे के अगर पढ़ूँ तो उसको ब्रेक दे के भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपकी जो फोकस है वो बना रहता है, तो आप कंटिन्यू पढ़ने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो घर पर भी क्लास वाला माहौल बनाने का प्रयास करें कि वीडियोज़ एक टाइम पूरा देखें, और अगर पूरा नहीं देख पाते हैं एक टाइम में, एक समय में, तो भी आप उसको पूरा देख सकते हैं, ताकि आप अपने जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप उस कक्षा को पढ़ सकते हैं। और घर पे कैसे भी पढ़ सकते हैं ना, लेटे लेटे पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि आप बैठ के अच्छे तरीके से जैसे आप कक्षा में पढ़ते हैं वैसे पढ़े, क्योंकि शिक्षा जितना डिसिप्लिन में, जितना अनुशासन में पढ़ोगे उतनी ही आपको अच्छे से आएगी। तो आप आगे देखिएगा, समझ में आएगा। आगे देखिएगा, तो इस प्रकार के वाक्यों में यस्टरडे दिया है, यदि यहाँ पे ये यस्टरडे नहीं दिया होता तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आती, तो आप कहते सर आपने कहा था कि बी आता है, और अगर पास्ट का प्रेजेंट का बोध हो तो उसमें हमेशा इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये पास्ट का बोध करवा रहा है और यहाँ पे यस्टरडे दिया है, तो हम हमेशा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में व्हेन हो तथा व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य रिक्त स्थान में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे। तो पिछले वाले सेंटेंस में, पिछले वाले नियम में हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि यदि वाक्य में व्हेन हो तथा व्हेन की बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य में रिक्त स्थान में वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए आपने पिछला जो नियम पढ़ा था उसमें यह था कि व्हेन वगैरह ये सब दिया हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखो दो वाक्य आगे, यदि एक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो दूसरे वाक्य में आप क्या करोगे, उसके साथ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे व्हेन दिया है और व्हेन सीता किस कम इन दिया, सर ये तो कम इन दे दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो कम होती है उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे कैम लिख लेना, मिस प्रिंट हो गया है तो कैम लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वर्ब की सेकंड फॉर्म जब कैम दी हुई है तो यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे। यहाँ पे देखिए व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहना चाहूँ कि यदि आपको एग्जाम के अंदर दो रिक्त स्थान दे दे और बीच में व्हेन का प्रयोग किया गया हो तो उस टेंस के अंदर आपको दो टेंस करना है, एक के अंदर पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, एक के अंदर पास्ट कंटिन्यूस यानी कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना है। आगे देखिएगा, यदि किसी वाक्य में एज वाइल के बाद वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यदि सहायक क्रिया पास्ट टेंस में हो, यानी आपको किसी भी वाक्य के अंदर यदि एज दिया है, वाइल दिया है, अगर आपको किसी वाक्य के अंदर एज दिया है, वाइल दिया है और उसके साथ वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करोगे, तो आप अपने वाक्य सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक वाक्य दिया है, द टीचर कम लेट वाइल द स्टूडेंट्स डैश डैश फॉर हिम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द टीचर कम लेट वाइल द स्टूडेंट डैश डैश फॉर हिम। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो टीचर है वह लेट आया, तो एज वाइल दिया है, यानी आपको वाक्य के अंदर क्या दिया है, वाइल दिया है, एज वाइल दिया है। जब भी आपको एज वाइल दिया हो तो आप क्या करोगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे एज वाइल, यहाँ पे वाइल दिया है, देखिए आप देख सकते हैं। अगला वाक्य देखिएगा, यदि सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो वाइल एज के बाद तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा चेंजेस कर लीजिएगा कि कम की जो सेकंड फॉर्म होती है जिसको हम कैम बोलते हैं तो उसका प्रयोग कीजिएगा, तभी यहाँ पे वॉज वर्ब होगा। यदि यहाँ पे कम है तो ये प्रेजेंट सिंपल हो जाता है, उस कंडीशन में हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। कंफ्यूज मत होइए, यदि वाइल के साथ प्रेजेंट टेंस दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, यदि वाइल के साथ पास्ट टेंस दिया है तो पास्ट कंटिन्यूस होगा। अगला देखिएगा, पास्ट परफेक्ट।
ये नियम आप बहुत बार पढ़ चुके हो कि यदि वाक्य में बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको वाक्य के अंदर बिफोर दिया और दो वाक्य दिए तो बिफोर से पहले हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिफोर से पहले वाले वाक्य में, बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको बिफोर दिया है तो बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर से पहले हमेशा हेड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है? इसका विपरीत होता है आफ्टर में। यदि आपको किसी वाक्य के अंदर आफ्टर दिया है तो आफ्टर से पहले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हो, और आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें से एक नियम याद रखो तो दूसरा उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म करोगे, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म करोगे। इसका उल्टा आप देख सकते हैं, यदि वाक्य में बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेम वही हो सकता है। इस बार पीछे वाले वाक्य में फिल कर दिया और आगे वाले में पूछा तो आप बिफोर के बाद देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी आपको यही ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले वाले वाक्य में हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर के बाद वाले वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और यहाँ पे दूसरे वाला भी मैंने समझा दिया कि आफ्टर के साथ उल्टा होता है। उल्टा यानी आफ्टर के पहले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप वाक्य में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आफ्टर से पहले यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यदि आफ्टर की जगह बिफोर होता तो यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ सेकंड होती, यानी उल्टा हो जाता। आगे वाला वाक्य देखिएगा, यदि किसी वाक्य में आफ्टर के बाद हेड हो तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यदि किसी वाक्य में आफ्टर के बाद हेड दिया हो तो उससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये वही नियम है। इसको देखो, घुमा फिरा के वाक्य पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको बात कहूँ कि किसी वाक्य में बिफोर दिया है तो बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बिफोर से पहले हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी किसी भी वाक्य में बिफोर दिया तो आगे वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म और इससे पूर्व जो लिखा है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। और आफ्टर दिया हो तो इसका रिवर्स करना है, उल्टा करना है। पहले तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है और उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, यदि समय से पहले सिंस या फॉर दिया हो और वाक्य समाप्त हो जाए तो रिक्त स्थान में हेड प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। वाक्य हमेशा किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। दिया गया वाक्य यदि पास्ट का बोध करवा रहा है तभी ऐसा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, सी लाइव इन दिस हाउस सिंस 99, राजू ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स ले येस्टरडे। तो वह वाक्य कहीं ना कहीं हमें किसका बोध करवाएगा? पास्ट का। जैसे इस वाक्य के अंदर येस्टरडे आया है तो वह हमेशा हमें पास्ट का भी बोध करवाएगा। यानी किसी वाक्य में फॉर और सिंस के बाद समय दिया है, यानी किसी वाक्य में फॉर और सिंस के बाद टाइम दिया है, साथ ही साथ उस वाक्य के अंदर कोई ऐसा शब्द है जो पास्ट का बोध करवा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यानी उस वाक्य के अंदर हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। यानी हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिएगा, यदि दो वाक्य दिए हो, किसी एक वाक्य में समय से पहले सिंस या फॉर दिया हो, दूसरे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो सिंस और फॉर के पहले हेड बीन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आईएनजी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वापिस समझिएगा, दूसरा नियम ये कहता है कि वाक्य के अंदर सिंस फॉर दिया है, ठीक है, वो भी पहला नियम कह रहा था कि वाक्य में सिंस फॉर के साथ क्या दिया हो? टाइम दिया हो। और उसमें ये कह रहा था कि कोई पास्ट का कोई समय का बोध कराने वाला शब्द हो। इसमें हम कह रहे हैं कि वाक्य में क्या दी हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बात तो वो की वो हुई ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट सिंपल में। तो सेम चीज़ हेड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आई रीड आया है, वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमें पता है रीड सेकंड फॉर्म के रूप में, तो यहाँ पे हेड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे क्योंकि 4 के बाद समय दिया है। इस वाक्य में भी देखिए 4 के बाद 5 डेज समय दिया है और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो हम हमेशा यहाँ पे हेड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे। अगला नियम देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर सिंपल। यदि किसी वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे ये सब दिया हो, मंडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग किया जाता है। तो मैं वापस आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कार्य जो फ्यूचर में निरंतर हो, यानी वह फ्यूचर में आगे आने वाले समय में, तो कोई कहे कि मैं कल से रोज़ाना पढ़ूंगा तो वह फ्यूचर में उस कार्य को निरंतर करने की सोच रहा है। पानी अति आवश्यक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर कक्षा को जारी रखेंगे। देखो, यही तो फ़ायदा होता है, घर बैठे आराम से आप पानी भी पी सकते हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है या क्लास से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप पानी पी के आए। तो आप यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट यानी ऐसा टेंस
ऐसा टेंस जिसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर निरंतरता रखो, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, ये सब फ्यूचर का बोध करवाते हैं। तो इनमें सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि आई वी के साथ हमेशा सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आई वी के साथ को छोड़कर जितने भी होते हैं ही, सी, ईट, दे, उनके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर हमने देखा है कई कई वाक्यों में आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। तो बेटा वो मॉडल वाले वाक्य जो होते हैं, या फिर कुछ स्पेशल केस होते हैं, ऐसे वाक्य जिनके अंदर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय हो गए, या फिर थ्रेट, धमकी हो गई, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी काफ़ी ऐसे जैसे इंटेंशन, इरादे हो गए, इस प्रकार के जो विलिंगनेस है, इच्छा शक्ति वाले वाक्य हो गए। इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, उसमें आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो वो मॉडल्स के अंदर हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आई और वी के साथ सेल आता है, और आई वी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से कोई भी शब्द आपको वाक्य मिले, जैसे यहाँ पे टुमारो मिल गया, यहाँ पे नेक्स्ट मंडे मिल गया, तो आपको विल सेल करना है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। आई है तो सेल कर दोगे, और उसके अलावा ही, सी, इट जो भी है तो उनके साथ आप विल कर दोगे। तो आई के साथ यहाँ पे सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखिएगा, इस टेंस में भविष्य में कार्य चलने रहने की कल्पना की जाती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि कल इसी समय मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, यानी आज जिस समय आप मेरी कक्षा देख रहे हैं उसी समय कल मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा। तो मैंने ये फ्यूचर में कार्य जारी रहने के संकेत दिए कि फ्यूचर में इसी समय कुछ ना कुछ कार्य जारी रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस में भी वही सेम है, लेकिन विल सेल प्लस बी हो जाता है, यानी विल और उसके साथ सेल, और विल या सेल में से एक और उनके साथ बी आता है, और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो ये देख सकते हैं विल सेल या उनके साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कार्य है वह ये स्टोरी नेक्स्ट डे होगी। तो ये कह रहा है कि मैं नेक्स्ट डे लिखूंगा, लिख रहा हूँगा, तो ये अगले वीक में जारी होने का कार्य का बोध करा रहा है। तो आप क्या करोगे, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें हम, फ्यूचर में से ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर ज़्यादा पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये शॉर्ट नियम ही बताए हैं, क्योंकि आसानी से टेंस के नियमों से भी इनको किया जा सकता है। यदि समय से पहले बाय दिया हो, यानी कोई ऐसा वाक्य जिसमें टाइम से पहले बाय दिया हो। अभी तक आपने देखा कि समय से पहले सिंस या फॉर दिया होता है। अब आपको एक स्पेशल नियम मिला जिसमें कहा जा रहा है कि समय से पहले बाय दिया हो। जैसे इसमें देखिए बाय 10 AM बाय 2014। तो सर 2014 क्या समय है, समय ही हुआ ना, वर्ष हो गया। तो बाय दिया हो यदि किसी समय से पहले, तो उसमें विल या सेल उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट करते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस में होता है, जब भी समय से पहले बी वाई बाय दिया हो। जैसे इस वाक्य में बाय के साथ समय दिया, बाय के साथ समय दिया, तो यहाँ पे आप फ्यूचर परफेक्ट करोगे। फ्यूचर परफेक्ट यानी विल या सेल का प्रयोग करोगे। आई और वी के साथ सेल आता है, सेस के साथ विल आता है, और उनके साथ हैव का प्रयोग करोगे। कोई भी हैज़ का प्रयोग मत करना, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हमेशा हैव का ही प्रयोग होता है, हैज़ का नहीं होता। तो ये आप वाक्य देख सकते हो। अच्छा चलिए, अब ये जो लास्ट वाक्य मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा उन विद्यार्थियों तक जिन विद्यार्थियों को ये कक्षाएं अति आवश्यक है, जो इस पैंडेमिक कोरोना काल के अंदर घर बैठे अध्ययन करना चाहते हैं। वे चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके निकट में कहीं रहते हो, पड़ोस में कहीं रहते हो, जिस किसी भी ऐसे बच्चे को आप जानते हो जो इन कक्षाओं को पढ़ने का इच्छुक है या फिर इन कक्षाओं का लाभ लेना चाहता है, उन तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो यस करके आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं ज्वाइन किए हुए और आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सको, और वहाँ पर हर सब्जेक्ट की बुक्स के साथ साथ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज़ सब आपको उपलब्ध है। तीसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जितना हो सके वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। प्रयास क्या करना है, डिसिप्लिन अनुशासन में रहकर अध्ययन करना ही है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अर्थ है कि आप अपना नाम कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के बारे में आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं कि, और या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई वाक्य समझ में नहीं आया तो उससे रिलेटेड अपना डाउट लिख सकते हैं। पिछले वीडियोज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भी डाउट पूछे उनके डाउट दूर हुए तो आप भी पूछ सकते हैं। ज़बरदस्ती पूछने का प्रयास मत कीजिएगा, यदि कोई सच में डाउट हो तो ही पूछेगा, उसका डाउट आपका अगली कक्षा में ज़रूर क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ अच्छे से डिसिप्लिन में रह के अध्ययन कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस,
वाक्य में फ्यूचर टेंस सूचक के शब्द के पहले बाय ऑन शब्द होते हैं, शब्द समय से पहले सिंस फॉर। देखो वही चीज़ हो गई, यानी किसी समय से पहले आपको बाय और ऑन ऐसे कुछ शब्द दिए हैं, यदि किसी वाक्य में बाय ऑन संबंधित कुछ शब्द दिए हैं, साथ ही उस वाक्य में सिंस और फॉर दिया है, तो आपको पता है कि सिंस और फॉर ही जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस का बोध करवाता है। सिंस फॉर के साथ यदि प्रेजेंट टेंस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। सिंस और फॉर के साथ यदि पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट टेंस होता है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। सिंस और फॉर के साथ यदि फ्यूचर का बोध करवाने वाला वाक्य हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। बाय और ऑन किसी वाक्य में दिया हो तो, और सिंस और फॉर दिया हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। आप देख सकते हैं विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय 6 o'clock यहाँ पे समय दिया है, साथ में यहाँ पे 4 के साथ भी समय दिया है, यानी कि सिंस बाय सिर्फ ये दिया होता, बाय के साथ समय दिया होता तो आप परफेक्ट करते, फ्यूचर परफेक्ट करते कि नहीं करते। हमारा नियम है ना कि बाय के साथ सिर्फ समय दिया तो फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे 4 के साथ भी दिया इस वाक्य में, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अगला देखिएगा, यहाँ पे बाय के साथ समय दिया है, सिर्फ बाय के साथ ये समय दिया होता तो हम फ्यूचर परफेक्ट करते, यानी विल सेल या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते। चूँकि यहाँ पे 4 या सिंस में से भी समय के साथ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको करेक्ट फॉर्म्स के रूल अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाता है, फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई संशय रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट और अपना संशय ज़रूर लिखिएगा। आपकी उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि हम चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में आए। ये शॉर्ट ट्रिक थे कि नहीं वाक्यों के करेक्ट फॉर्म करने के। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये फॉर्म ही क्यों आती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी क्यों आती है, इन सब के लिए हमें टेंस सीखना होगा। और इस टॉपिक के बाद हम टेंस की क्लासें लेके आने वाले हैं। उस टेंस में हम 5 से 6 कक्षाओं के अंदर टेंस को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, वीडियो के अंत में मैं आपको टेबल दिखाऊंगा और उस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उस टेबल के आप फॉर्म्स याद कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ। और ये मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप कह सकते हो PDF में आपके डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव इंटरोगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज, यहाँ पे एडवर्बियल जो मैंने नियम बताए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये काफ़ी चीज़ें जिस भी सेंटेंस के अंदर मिलती है तो उसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, सो फार, ये सब होता है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उसमें कौन सी हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है वो भी टेबल में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नियमों में जो वर्ड्स रह गए उसके अलावा, यानी इस टेबल को पढ़ने का तरीका ये है कि यदि किसी वाक्य में यस्टरडे, वन डे, दैट डे, एज सून एज, व्हेन एज, ये सब दिया हो तो उसके अंदर ये सब होता है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर फॉर्म, ये देखो बिफोर वाला और आफ्टर का नियम यहाँ पे मैंने विस्तार से लिख दिया है। तो आप ये टेबल अच्छे से याद कर सकते हो। और अगर आपको ये टेबल याद है, यानी कि आपको जितनी भी ट्रिक्स मैंने समझाई है वो सारी ट्रिक्स इस टेबल के अंदर है, वो सारी टेबल के अंदर है। टेबल को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, आप आसानी से याद कर सकते हो। इस टेबल को आप अपने कॉपी के पेज पे बना के अपने रूम में या अपनी स्टडी जहाँ भी करते हो या आप जहाँ सोते हो या अपनी किसी कॉपी के पीछे लिख सकते हो, जिसका आप रोज़ाना नित्य अध्ययन कर सकते हो, ताकि आप इन शब्दों से इन वर्ड्स से आपको अच्छे से इन वर्ड्स का ज्ञान हो जाए और आप अच्छे से इन वाक्यों को कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको करेक्ट फॉर्म अच्छे से समझ में आया होगा और अपनी कक्षा का बहुत ही आनंद लिया होगा। और एक और चीज़ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने डिसिप्लिन, इतने अनुशासन के साथ घर बैठे अपनी कक्षाओं का आनंद ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स है, इसके लिए आप बधाई के पात्र बनते हैं। और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।